अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? ओके, आज हमने जिस ओपिनियन के बारे में पढ़ना है वो ओपिनियन लिखा है डॉक्टर मलीहा लोधी साहिबा ने और बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन है। इस ओपिनियन में उन्होंने बताया कि हिस्ट्री के वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो हमें लर्न करने चाहिए एट प्रेजेंट, ताकि हम इन फ्यूचर उन हिस्ट्री की मिस्टेक्स को रिपीट करने से बच जाएं। सो आज के ओपिनियन का नेम है अनलर्नड लेसन्स। डॉक्टर मलीहा लोधी ने ये लिखा है। डॉक्टर मलीहा लोधी एक फॉर्मर एम्बेसडर थी, उसके साथ साथ यूएस की, यूके की और यूएन के लिए। द राइटर इज़ अ फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूएस, यूके एंड यूएन। लेट्स बिगिन। Pakistan checkered political history holds many lessons that need to be learned if the country is to escape from its troubled past. Some have been learned, but several of the more consequential ones haven't. These unlearned lessons have left the country deeply fractured and in the state of chronic political instability and economic weakness, lurching from one crisis to another. अब वो बताती हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत से ऐसे लेसन्स हैं, बहुत लेसन हैं जिन्हें हमें कुछ तो हम लर्न कर चुके हैं, ठीक है, कुछ लेसन से हमने लर्न किया भी है, बट कुछ ऐसे लेसन हैं जो अनलर्नड हैं और वो अनलर्नड लेसन क्या कर रहे हैं, कंट्री को फ्रैक्चर कर रहे हैं, कंट्री की के में क्या कर रहे हैं कि उनकी वजह से क्रॉनिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, इकोनॉमिक वीकनेस आ रही है, कंट्री में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहे हैं। तो वो कहती हैं कि हमें चाहिए कि हम उन लेसन्स को लर्न करें, वी शुड लर्न फ्रॉम दीज लेसन्स। और वो जो लेसन्स हैं वो हमें हेल्प करेंगे पॉलिटिकल ग्राउंड में, इकोनॉमिक ग्राउंड में और सोशल ग्राउंड में, और कंट्री को क्राइसिस से बाहर लेके आएंगे। ओके, there are at least 5 unlearned lessons that have been consequential to the country's fate and fortunes. Although this is not an exhaustive list, the first is intensely antagonistic politics that has involved bitter feuds and unremitting confrontation between political leaders and parties with the paradigm guiding political conduct. Opponents have been seen not as competitors but as enemies to be eliminated from the political scene in a terminal conflict. This pattern of behavior is a part of an unedifying tradition characterized by intolerance, lack of रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। अब सबसे पहला एंटागोनिस्टिक पॉलिटिक्स। एंटागोनिस्टिक पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान कन्फ्रंटेशंस होती हैं, कन्फ्रंटेशन, झगड़े हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, पॉलिटिकल लीडर्स के दरमियान इंतहा पसंद पॉलिटिक्स हो रही है। ओपोनेंट्स होते हैं, जो अपोजिशन लीडर्स होते हैं, वो एक दूसरे को कंपेटिटर के तौर पे नहीं देखते, वो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो एक दूसरे के अनडिनाइंग एनिमीज़ हैं, और ये एक दूसरे को एनिमीज़ की तरह ट्रीट करते हैं। और ये एक एक्चुअली एक ट्रेडिशन बन चुका है कि अपने ओपोनेंट्स को कंपेटिटर के तौर पे ट्रीट नहीं करना, अपने दुश्मनों की तरह उनको ट्रीट करना, और जो कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक नॉर्म पर, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है हमारी रिस्पेक्ट को कम कर रहा है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की रिस्पेक्ट को कम कर रहा है। सो ये इनटॉलरेंस जो आ रही है, इसकी वजह से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कन्फ्रंटेशन है, ओपोनेंट हैं जो एक दूसरे को एनिमी की तरह देख रहे हैं देन दैट ऑफ देयर कंपेटिटर। Those in power rarely accepted the need to engage with the opposition, and while those in opposition almost always try to actively destabilize the government of the day, these power struggles become fatal distraction from governance and meeting public needs with what were essentially intra-elite squabbles over power and patronage, not policy, created the condition for military to intervene and return to the political stage. नेक्स्ट वो क्या बताते हैं कि जो लोग तो पावर में है वो बहुत कम अपनी ओपोजिशंस के साथ निगोसिएशंस करते हैं। कोई पीटीआई वाला, फॉर एग्जांपल पीटीआई नॉन लीग, इनके दरमियान बहुत कम निगोसिएशंस हो रही हैं, अपने निगोसिएशन हुई हैं या फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में हुई हैं। सो जो पावर में हैं, अभी तो खैर केयर टेकर गवर्नमेंट है, फ्यूचर पास्ट की मैं बात कर रही हूँ कि जो पॉलिटिशियंस पावर में होते हैं वो बहुत कम अपने ओपोजिशंस के साथ निगोसिएशंस करते हैं, और जो ओपोजिशन होती है उस टाइम की वो ये सोचती है, वो ये बल्कि पूरी कोशिश करती है कि वो करंट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर सके। ये दोनों जब पावर में, और जो पॉलिटिशियन ओपोजिशन लीडर्स हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं जो कि पब्लिक के नीड्स के ख़िलाफ़ है, पब्लिक के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, डिस्ट्रक्शन ला रहे हैं गवर्नेंस में। सो
सो इसके नतीजे में हमें एक कंडीशन देखनी पड़ती है, जिस कंडीशन में मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ता है, मिलिट्री इंटरवेंशन होती है। सो ये सारी की सारी गवर्नेंस की प्रॉब्लम है कि जो पावर में लीडर्स हैं वो निगोशिएशंस को नहीं करते, और उसके बाद जो ओपोजिशन लीडर्स हैं वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट को, जो जिनके नतीजे में जो पावर गैप जो आ जाता है, पब्लिक नीड्स जो कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। सो ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें मिलिट्री इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाती है। The repeatedly ignored lesson was that compromise and consensus was essential to achieve civilian supremacy and strengthen democracy, as overlooked was the risk that endless power tussles would open space for the military and ultimately seize control of the political system. There were always political parties ready to encourage military intervention to remove their opponents. The military, for its part, easily found political allies to out civilian governments and aid its takeover of power. अब सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाने वाला लेसन क्या है जो हिस्ट्री में, जिसको हम बिल्कुल लर्न नहीं कर सके और हम लर्न करना भी नहीं चाहते, वो है कॉम्प्रोमाइज़, कंसेंसस, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर हम डेमोक्रेसी की अच्छी फॉर्म लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी लाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कंसेंसस करना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडर्स को, ओपोजिशंस को निगोशिएशंस करनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, कंसेंसस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पावर टसल्स आ रही हैं, जो कि ख़त्म कब होंगी? जब तक मिलिट्री की इंटरवेंशन नहीं होगी, जब तक मिलिट्री इंटरवीन करके इन टसल्स को ख़त्म नहीं करेगी। अब पॉलिटिकल पार्टी वो तो मुकम्मल तौर पर रेडी हैं, वो तो चाहती हैं कि मिलिट्री इंटरवीन करे और उनके ओपोनेंट्स को रिमूव करे। सो मिलिट्री इंटरवीन करती है और कंट्रोल कर लेती है उनके पॉलिटिकल सिस्टम को। दिस ब्रिंग अप अनलर्नड लेसन 2 relating to military intervention. Pakistan has spent over 30 years of its existence under direct military rule and since 2018 under hybrid democracy in which the military has had an expensive role in governance. अब उन्होंने कहा है कि इससे क्या हुआ, ये हमारे पास दूसरा अनलर्नड लेसन है कि मिलिट्री इंटरवेंशन हो रही है। पाकिस्तान ने 30 साल मिलिट्री इंटरवेंशन के डायरेक्ट मिलिट्री रूल के अंदर 30 साल से भी ज़्यादा गुजार दिए, और अब 2018 के बाद हमारे पास जो आई है वो क्या है? वो एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। हाइब्रिड डेमोक्रेसी के अंदर मिलिट्री का एक अपना स्पेसिफिक रोल है। Despite widespread respect for the military in its professional role, its political intervention had lacked public legitimacy. The lesson from the long boat of military rule is that these constitutional transgressions neither found public acceptance nor delivered what they promised, political stability and economic progress. Instead, they produced deleterious consequences for the country and undermined the military reputation. That's why today the military acknowledges the military rule is neither an option nor a solution. अब ये जो मिलिट्री इंटरवेंशंस हो रही हैं, ऑल्दो कि अपने प्रोफेशन की वजह से लोग मिलिट्री की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मिलिट्री रूल की प्रोफेशनल रोल में मिलिट्री की पब्लिक बहुत ज़्यादा पब्लिक में रिस्पेक्ट है, बट जो इसकी पॉलिटिकल इंटरवेंशन है पब्लिक उसको पसंद नहीं करती, पब्लिक उसको पब्लिक लेजिटिमेसी हासिल नहीं है, जिसके बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। उसमें ये होता है कि ना तो उन्होंने अपने प्रोमिस को पूरा किया, ना कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऑल्दो कि सिर्फ उसका एक यही नतीजा निकला कि मिलिट्री की रेपुटेशन ख़राब हुई, और आज मिलिट्री भी ये एक्सेप्ट करती है कि जो मिलिट्री रूल है ये ना ही एक ऑप्शन है, ना ही एक सोल्यूशन है। मिलिट्री की रेपुटेशन के साथ साथ मिलिट्री को ये बात तस्लीम करनी पड़ी कि मिलिट्री रूल कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक लेसन है जिसको मिलिट्री ने लर्न किया। History has repeated itself in Pakistan as both farce and tragedy. But a hybrid system is also problematic. The lessons of the hybrid experience that further skewed the civil-military balance are involved democratic regressions is that it is inherently unable to provide coherent and effective governance. If the fragment the government system create confusion about lines of authority and also distract the military from its professional role, especially when the security situation needs its undivided attention. The hybrid experiment of 2018 and 2022 hardly built economic political stability, quite the opposite in fact. Continuing this model will not yield an outcome different from the past.
नेक्स्ट उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम के बारे में, हाइब्रिड गवर्नमेंट के बारे में बताए हैं कि उनके फ्लॉस क्या हो सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम जो कि खुद एक प्रॉब्लमेटिक सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम की वजह से सिविल मिलिट्री बैलेंस ख़राब हो रहा है, डेमोक्रेटिक रिग्रेशन हो रही है। जैसे कि प्रीवियसली एक डेमोक्रेटिक रिग्रेशन मलिहा लोधी का आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि डेमोक्रेसी अपने 35 ईयर के लेवल से भी नीचे जा चुकी है, 1986 तक के लेवल तक पहुँच चुकी है। इतना डेमोक्रेटिक रिग्रेशन आया है, डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग कर रही है पाकिस्तान, इवन दो कि यूएसए, पाकिस्तान, इन सब में, इंडिया में, ऑस्ट्रिया, इन सब में डेमोक्रेटिक बैकग्राउंड और रिग्रेशन और बैकस्लाइडिंग हो रही है, डेमोक्रेटिक रिग्रेशन हो रही है। उसके बाद हाइब्रिड सिस्टम है वो कोहेरेंट गवर्नेंस प्रोवाइड करने से नहीं प्रोवाइड कर सकता ठीक तरीके से। और इसके बाद हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है कि अथॉरिटीज़ में कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं, अथॉरिटी की लाइंस में कन्फ्यूजन आ जाती हैं। सबसे बढ़कर मिलिट्री डिस्ट्रैक्ट होती है, अपने प्रोफेशनल रोल सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकती, सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी तरफ अटेंशन ठीक नहीं जा रही। अब ये जो हाइब्रिड सिस्टम 2018 से 2022 तक हमने फेस किया है, ये ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सका है, ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सका है। ठीक है, अगर हम इसी मॉडल को आगे कंटिन्यू करेंगे, इस मॉडल से कुछ सीखेंगे नहीं, तो उसके जो नतीजा होगा वो पास्ट से कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। पास्ट वाला ही नतीजा इसका निकलेगा कि ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकेगी, ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकेगी। Now, moving toward the third lesson which we have to learn. The third lesson is that unless the country undertakes wide-ranging reforms to address its long-standing structural economic problems, it can't escape from the trap of chronic fiscal deficit, balance of payment problems, high inflations, and macroeconomic instability, which have necessitated repeated financial bailouts. The reliance on outsider-friendly countries and IMF for bailout have been a short-term fix, not a solution for decades. This functional economic mismanagement by both civilian and military governments invaded reforms and resisted mobilizing adequate domestic resources. Indeed, resort to excessive borrowing at homes and abroad mired Pakistan in unsustainable debt and perpetual financial crisis. The country's foreign alignment were frequently leveraged to secure financial help, often dubbed geopolitical rent, to overcome the crisis of the day. Third, but the most important lesson is about the economic crisis, economic problems. हमने क्या किया है पास से लेकर अब तक, रिफॉर्म्स भी किए हैं, पॉलिसीज़ भी अडॉप्ट की हैं, लेकिन हम क्यों उन ट्रैप से बाहर नहीं आ रहे? क्यों हम फिस्कल डेफिसिट के ट्रैप से बाहर नहीं आ रहे? क्यों हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं हो रही है, हमारी जीडीपी अच्छी नहीं हो रही, हमारी इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ रही है? क्यों? क्योंकि हमने अपनी ओवर रिलायंस की हुई है आउटसाइडर्स पर। फ्रेंडली कंट्री से हम लोन ले रहे हैं, IMF पे लोन ले रहे हैं, तो ये जो लोन ले रहे हैं ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो हो सकता है, शॉर्ट टर्म फिक्स तो हो सकता है, बट एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। इस फॉरेन एड से, इस फॉरेन हेल्प से हमारे ना ही तो क्राइसिस का सोल्यूशन मिल रहा है, ना ही हमारे डेप्ट क्राइसिस ख़त्म हो रहे हैं। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम अपने फॉरेन फ्रेंड्स से एड लें, IMF से एड लें, बेल आउट पैकेजेस लें। हमें अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज पर, अपने डोमेस्टिक पार्ट्स पर इतना फोकस नहीं कर रहे, हम उन्हें इतना डेवलप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही है। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं, ना डेप्ट डिक्रीज़ हो रहा है, ना जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, एक्सपोर्ट हमारी ठीक नहीं हो रही, इंपोर्ट ठीक नहीं हो रही। सो ये सारी की सारी किस वजह से हैं? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने अपने डोमेस्टिक सोर्सेज की बजाय हमने इंटरनेशनल एड्स एंड फॉरेन एड्स और आउटसाइडर सोर्सेज पर रिलायंस किया हुआ है। So serious in Pakistan economic crisis today that the lesson it offers can't be ignored only at a great peril to the country. The oldest way to managing public finance is not longer tenable. There is an urgent need to deal with the structural resources of persisting financial imbalance, a narrow and inequitable tax regime, limited export-based energy sector, circular debt, bankrupt public sector enterprises, heavy regulatory burden and low saving and investment. वही सेम कि हमें इकोनॉमिक क्राइसिस को जो डील करना है उसके लिए हमें ये लेसन लर्न करना बहुत ज़रूरी है। हमारा कंट्री बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन पे खड़ा हुआ है, पुरानी हमारी स्कीम सब नहीं चलेंगी, हमें अपने डोमेस्टिक सोर्सेज पर फोकस करना चाहिए ताकि हम इन प्रॉब्लम से डील कर सकें। Next, moving forward toward the fourth lesson. The fourth lesson has to do with the failure to invest in human capital. This has left the country with the deteriorating social indicator and at the bottom of global human development ranking. Underinvestment has meant 40% of Pakistanis are illiterate. 22 million school-aged children are out of school. Poverty has risen to almost 40%, while health indicator including malnutrition level remain green. Pakistan can't achieve economic growth and progress by failing to invest in its people.
मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिसको हमें सबसे पहले लर्न करना चाहिए, वो है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपने ह्यूमन कैपिटल पर। हम फेल हो रहे हैं, हम अपने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हमारे सोशल इंडिकेटर ख़राब हो रहे हैं, हमारी इलिटरेसी रेट बढ़ रहा है, हमारी पॉपुलेशन 40% इलिटरेट है, एजुकेशन का लेवल, लिटरेसी रेट कम हो रहा है। अब तो जितनी इन्फ्लेशन हो चुकी है, बहुत से लोगों ने तो अपने बच्चों को वैसे स्कूल से निकलवा लिया होगा, हटा लिया होगा, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। सो लिटरेसी रेट और बढ़ेगा अब इस इन्फ्लेशन में। 22 मिलियन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, वो आउट ऑफ स्कूल है, वो लेबर पे फोर्सेस कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उनका हाथ बटाएं, वो लेबर, चाइल्ड लेबर इंक्रीज़ हो रहा है। 40% क्या है, पॉवर्टी लेवल इंक्रीज़ हुआ है, बल्कि अब तो पॉवर्टी लेवल जो इंडेक्स आएगा उसमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट शो होगा। मेल न्यूट्रिशन हो रही है, अच्छी फूड नहीं मिल रही है। तो ये सारे क्या हैं, क्योंकि हम अपने लोगों पर, अपने लोगों की प्रोग्रेस पर, उनके सोशल इंडिकेटर पर अच्छी तरह इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सोशल प्रॉब्लम्स हमारी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। तो हमें सबसे पहला लेसन इनसे लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी पॉपुलेशन, हमारी पब्लिक अच्छी तरह सिक्योर नहीं होगी, पॉवर्टी लेवल डिक्रीज़ नहीं करेगा, लिटरेसी लेवल इंक्रीज़ नहीं करेगा, तब तक हम इन प्रॉब्लम से डील नहीं कर सकेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेसन जो हमें लर्न करना चाहिए वो ये है कि हमें अपने ह्यूमन कैपिटल पर, ह्यूमंस के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट, बल्कि लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए। Lesson 5 concern how the state has dealt with religious extremism, militancy over the decade. Of course, violent extremism has had both internal and external drivers. General Zia-ul-Haq Islamization policy in the 1980s dangerously divided society along religious and sectarian lines. His patronizations of certain extremist groups, along with fallout from the Afghan war, provided consequential, leading to the rise of militancy in the 1990s. State tolerance and leniency towards such groups emboldened them and highlighted the threat to the country's security. In fast forward ओके, पहले ऊपर वाले का देखते हैं कि लास्ट फिफ्थ जो कंसर्न है, जिससे फिफ्थ लेसन है जिससे हमें लर्न करना चाहिए, वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और मिलिटेंसी से, कि स्टेट कैसे अपने मिलिटेंसी से, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म से डील करेगी। हमारी कंट्री में मिलिटेंसी इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, मिलिटेंसी के अटैक्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। मस्तोंग में इंसिडेंट हुआ है, केपी में इंसिडेंट हुआ है, तो उनसे स्टेट कैसे डील करती है, इस सिलसिले में हमें लेसन्स लेने चाहिए। वॉलेंट एक्सट्रीमिज़म के इंसिडेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसमें कुछ एक्सटर्नल ड्राइवर भी हैं, कुछ इंटरनल ड्राइवर्स भी हैं। जनरल ज़िया-उल-हक ने जो 1918 में इस्लामाइजेशन पॉलिसी ली थी, उसकी वजह से क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग सेक्टेरियन लाइंस ड्राइव हो गई थी, सोसाइटी क्या थी, सेक्टर्स में डिवाइड हो गई थी। और फिर 1990s में कॉन्सिक्वेंसली क्या हुआ था कि मिलिटेंसी इंक्रीज़ हो गई थी। सो जब स्टेट टॉलरेंस बिहेवियर था, लीनियंट स्टेट का बिहेवियर था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो इम्बोल्डेंड हुए, थ्रेट कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बढ़ता चला गया। Fast forward to 2007 and takeover of Islamabad Lal Masjid by militant. This was a turning point at a time when Pakistan was cooperating in the US-led war on terror in Afghanistan. Thereafter, a assorted militant group declared war on Pakistan, including the Tehreek-e-Taliban, which was formed in the period. Although Pakistan security forces have since undertaken effective campaigns to defeat militancy, the need remains for the consistent and holistic strategy that doesn't just rely on kinetic action. There is also a wider lesson for Pakistan experience with extremism. अब 2007 ऑनवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड तो जब लाल मस्जिद के ऊपर मिलिटेंट ने अटैक किया, कंट्रोल किया, सो ये एक टर्निंग पॉइंट था। जब पाकिस्तान यूएस के साथ वार ऑन टेरर में हेल्प कर रहा था अफगानिस्तान में, सो मिलिटेंट ग्रुप ने क्या किया, पाकिस्तान के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी थी, पाकिस्तान के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया था कि अब वॉर होगी, जिसमें टीटीपी भी, तहरीक तालिबान भी इंक्लूड थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा कंपेन्स भी की हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा कंपेन की है मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, शिकस्त देने के लिए। बट हमारी वक्त की ज़रूरत क्या है कि हमें एक कंसिस्टेंट और होलिस्टिक स्ट्रेटजी चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एक्शंस पर फोकस ना करे। पाकिस्तान को अपने एक्सट्रीमिज़म से लेके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे बहुत ज़्यादा लेसन लेना चाहिए। Okay, too often governments sought to appease extremism or waver when faced with agitations by religious zealots coming to pressure to bring an end to crisis of the day. Emboldened extremist forces only for them to repeatedly rear their head to challenge the state. The lesson from these different aspects of Pakistan experiences shouldn't be hard to learn and act upon. Doing this offers have the best or perhaps only chance for the country for free itself from the dead hand of the past. अब लास्ट पे उन्होंने क्या बताया है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के एक्सट्रीमिज़म के बारे में फर्स्ट ये बताया हुआ है कि एक्सट्रीमिज़म बार बार क्यों सर उठा रही है, कि हमें उनके खिलाफ लीनियंट बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए था, हमें फ्यूचर में उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। लीनियंट बिहेवियर, स्टेट के लीनियंट बिहेवियर की वजह से उन्हें बार बार अपने सर उठाने का मौका मिल रहा है। सो जो रिलीजियस लॉर्ड्स हैं उनका अपना रोल है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मिलिट्री है, इनके अपने अपने रोल्स हैं, सो हमें उनसे लेसन लेना चाहिए। द लास्ट
कि हमें इन सब एस्पेक्ट से जो उन्होंने एक्सपेक्ट बताए हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, मिलिट्री इंटरवेंशन है, हाइब्रिड सिस्टम के बारे में बताया है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है, ह्यूमन कैपिटल और सोशल इंडिकेटर्स के बारे में बताया है, मिलिटेंसी के बारे में। तो ये सारे कुछ ऐसे लेसन हैं जिन्हें हमें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में उन्होंने बताया कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए इनसे लेसन्स लर्न करना और उनके ऊपर अमल करना। ऐसा करने से शायद हमने जो पास्ट में मिस्टेक्स की हैं और उनको हम फ्यूचर में करने से बच जाएं और हमारा फ्यूचर कुछ हद तक बेटर हो। ये नहीं कि टोटली हम ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंच जाएंगे, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट ये है कि पास्ट से टू सम एक्सटेंट हमारे एक्सपीरियंसेस बेटर हो सकते हैं, टू लार्ज एक्सटेंट बल्कि बेटर हो सकते हैं, अगर हम इन तमाम लेसन से कुछ ना कुछ इन तमाम प्रॉब्लम से, इन तमाम हिस्टोरिकल हमारी जो फॉल्ट थे उनसे कुछ ना कुछ सीखें, उनसे हम लेसन लर्न करें, तो हमारे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे अनलर्न्ड लेसन्स। इनसे हमें बहुत ज़्यादा सबक मिला। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा का बहुत अच्छा ओपिनियन था। इससे हम क्या कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड ऐसे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, गवर्न से रिलेटेड में प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे अलर्ट। अल्लाह हाफिज़।